हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की लेक्चर सीरीज़ करवाई जा रही है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट चैप्टर नंबर 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स क्या हो सकती हैं जो लॉ में बताई गई हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम्स एंड मनी। और यानी मतलब एक्सचेंजेबल क्लेम है और मनी उसको हटा दे। इंक्लूड क्या क्या हो सकता है? स्टॉक्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि जो जो फसल बढ़ रही है वो, ग्रास हो सकती है, एंड थिंग दैट अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व बिफोर सेल्स और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो ये आपकी यानी कि एक गुड्स को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स यानी जो अभी मौजूद है, या फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब यानी कि जो अब जैसे फसल बोई जाएगी तो आगे जो फल आएगा उसका वो। कंटिजेंट किसी चीज़ की होने या ना होने पे डिपेंड करे। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बता चुका हूँ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कंटिजेंट गुड्स भी वही समझ लें कि वही है। एग्जिस्टिंग गुड्स, इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 6A के अंदर क्या है कि गुड्स विच फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी आइदर एग्जिस्ट और ओन और पोजेस बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। ठीक है, मतलब यानी कि अब जैसे आप किसी बुक स्टॉल पे गए तो बुक स्टॉल से आपने रबर ख़रीदनी है, तो उसके पास एग्जिस्ट भी कर रही है, वो उसको अपनी या तो उसकी अपनी है या पोजीशन में तो उसकी है, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में आती है। फ्यूचर गुड्स क्या होती है? सेक्शन 2(6) इसको डिफाइन करता है। मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मिसाल दे दी है कि फार्मर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई इस साल अगर आम की फसल होगी तो हम इस बंदे को भेज देंगे। अभी आम की फसल ना उसने लगाई, ना उसने उसके लिए ज़मीन उसके लिए कैपिटल इकट्ठा किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तुम्हें भेज दूंगा आम, जब आम पकेंगे, आम आएंगे तो मैं तुम्हें ही बेचूंगा। ठीक है। अब गुड्स ऑफ कंटेंट इज वेरी ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इट हैज़ इट हैज़ बीन डिफाइंड सेक्शन 6(2) के अंदर ऑफ विच ऑफ द एक्ट विच इज गिवन बिलो। क्या है? देर आर दे मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड, ठीक है, एक्वायर्ड ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन कंटिजेंसी मे और मे नॉट बी हैपन। यानी वही बात जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझाई थी, आप देख सकते हैं वो वीडियो, कि किसी चीज़ के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। कंडीशनल है। कंटीजेंसी का मतलब होता है कंडीशनल लगा दी। अब जैसे मिसाल दे दी है, अगर मैंने फसल लगाई और उसका फल आया तो मैं तुम्हें बेचूंगा, अगर की बात हो गई, कंटीजेंट लगा दी यानी कि एक कंडीशन लगा दी। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल्स क्या है? सेल्स ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली। मिसाल दे दिया है, आप किसी मोबाइल शॉप पे गए, आपने उसको पैसे दिए और फ़ौरन आपने मोबाइल ले लिया, तो अब उसकी ओनरशिप से निकल के आपकी ओनरशिप के अंदर मोबाइल आ गया। एग्रीमेंट क्या है? टू सेल ओनली प्रॉमिस टू ट्रांसफर द ओनरशिप एट फ्यूचर डेट अपॉन सर्टेन कंडीशन। यानी कि मतलब क्या, आपने एग्री कर लिया, जैसे मिसाल दे दी है कि कोई कंडीशन रख दी, जैसे मिसाल दे दिया, एक एग्रीमेंट कर लिया आपने किसी बंदे से कि भाई गाड़ी इंपोर्ट होगी, आप शोरूम वाले, इंपोर्ट होगी तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा ओनरशिप एट फ्यूचर डेट, लेकिन सर्टेन कंडीशन यही है कि वो गाड़ी इंपोर्ट होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2(10) ऑफ द एक्ट विच इज़ reproduced below। क्या है? प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल्स ऑफ गुड। यानी कि मतलब क्या
कि वो पैसा, अब जाहिर सी बात है कोई चीज़ फ्री में नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगी भी नहीं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आएगी भी नहीं। कंसिडरेशन ज़रूरी है, ये जो वर्ड कंसिडरेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब ही यही है कि आप किसी को किसी चीज़ पैसे के एवज कोई चीज़ दें। अब है कंडीशन एंड वारंटीज। अब क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स सर्टेन सम स्टिपुलेट एंड कंडीशन regarding the various aspects such as price, mode of payments, time of payments, place of delivery of goods and so on. But this condition and warranty have special meaning and execute being defined as in the section. Condition, it has been defined section 12(2)(a). क्या है कि a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which given rise to right to treat the contract is। यानी कि एक कंडीशन लगी हुई थी और रिप्यूडिकेट कर दिया गया कि किस तरीके से, यानी मतलब एक बंदे ने आपसे प्रॉमिस किया और वो चीज़ जो है वो अब वो पूरी नहीं कर रहा, तो रिप्यूडिकेट कर रहा है, तो वो उससे कंपनसेशन ले सकता है। वारंटी, वारंटी इज़ अ स्टिपुलेट कलेक्टोरल टू द मेन purpose of the contract, the breach of which given rise to claim for damage but not right to reject the goods and term in the contract as repudiated। मतलब क्या कि आप अब जैसे मिसाल दिया, इसकी फ़ोन की वारंटी है, फ़ोन जो है वो वारंटी में होगा तो वो रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि भाई ये वापस दो मुझे, वापस लो मुझे रिफ़ंड दो। वो उसको, आप जैसे मिसाल दी आपकी टच का, आजकल स्मार्टफोन्स को अगर देखें तो उसमें टच स्क्रीन का अक्सर मसला आ जाता है, तो वो इसको रिपेयर करके तो दे सकते हैं, लेकिन वो आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो कौन सा है? सेक्शन 5 इसको डील करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच आ लिविंग पर्सन, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिविंग पर्सन है, convey property in present or in future to one or more than living person to himself or one or more other living person to transfer in the act। मतलब यानी कि एक बंदा जो जिंदा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जिंदा बंदा दूसरे जिंदे बंदे को या तो अभी अभी या फिर फ्यूचर के अंदर या बंदों को, एक से ज़्यादा को भी ट्रांसफ़र कर दे किसी चीज़ को भी प्रॉपर्टी हो। अब क्या है? लिविंग प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या हो सकती है? कंपनी हो सकती है, एसोसिएट्स हो सकते हैं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट वगैरह, ये सब शामिल हैं। और सर्टेन शैल बी अफेक्ट बाय एनी लॉ, अगर कोई लॉ हो फॉर द टाइम बीइंग इज फोर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय द कंपनी, एसोसिएट्स एंड बॉडी इंडिविजुअल, ट्रांसफर मस्ट बी मेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी मतलब वो जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो ओनर बन जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का क्या मतलब है? सेक्शन 27 डील करता है विद द सेल्स बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर, इमेज एज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर इट इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स बट डज नॉट हैव कंसेंट फ्रॉम द ओनर टू सेल, ही नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द ओनर टू सेल ऑफ इट्स ऑन बिहाफ। अब क्या है? अनपेड सेलर, अनपेड सेलर क्या होता है? द सेलर ऑफ goods is deemed to be unpaid within the means of this act। क्या मतलब कि where the whole of the price has not been paid or tendered, यानी कि मतलब पूरी की पूरी, जैसे मिसाल दे दी है आपने, उसको आधी कीमत दे दी, 100 रुपये की चीज़ थी 50 रुपये दे दिए, पूरी चीज़ नहीं दी। या फिर when bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment, जो आप जैसे मिसाल दे दिया है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, उसके अंदर कोई कंडीशन थी और कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द रीज़न ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज, यानी मतलब वो जो चेक था, अब जैसे मिसाल दिया कंडीशनल चेक था, ठीक है, वो पूरी नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई और उसकी वजह से वो डिसऑनर हो गया।
अनपेड सेलर राइट्स, क्या क्या अनपेड सेलर राइट्स हैं? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी लॉ ऑफ द टीम इन फोर्स, यानी कि मतलब क्या क्या राइट्स देता है जो भी है। नॉट विद स्टैंड द दैट द प्रॉपर्टी इज गुड मे हैव पास टू द बायर, द पास टू द बायर के पास हो जाएगी। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स सच एज बीन इम्प्लाइड बाय लॉ, क्या क्या है? आर लीन ऑफ द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही इज इन पोजेशन, पहला राइट मिल गया। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंस ऑफ बायर, आर राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्ट विद द पोजीशन ऑफ हिम, मतलब क्या कि अगर वो पता चल गया कि वो बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जो ट्रांजिट में गुड है वो रोक सकता है। और आर राइट और रीसेल्स एज लिमिटेड बाय द इस एक्ट, यानी ये रीसेल भी कर सकता है वो चीज़। वेयर द प्रॉपर्टी is goods has not passed to the buyer, the unpaid seller, the additional in the addition he to his other uh, remedies the right to withhold the delivery, similar to co-extensive with his right to lane and stoppage in transit where the property has been passed, यानी मतलब वो उसको रोक सकता है, ठीक है, जो डिलीवर नहीं हुई है, और उसको अपनी पोजीशन में ही रख सकता है। डिलीवरी, डिलीवरी क्या है? और डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिग्निफिकेंस द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पार्टी टू द अदर, यानी मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरे बंदे के पास चले जाए। और रूल्स एज टू डिलीवर्ड क्या है वो सेक्शन 36 में बताया गया। वेदर इट इज़ for the buyer to take possession of the goods, for the seller send them to the buyer to question depend upon each case, each on the contract explicit होगा या implicit between the parties and apart any such contract or goods are to be delivered at the time at where at the time of sales and goods agree to be sold and to be delivered at the place which they are at the time of agreement, if not then exist at the place which they manufacture or produce। ठीक है, कि इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि पोजीशन, अब जैसे इसमें बताया गया है कि भाई बायर्स और सेलर के दरमियान क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि भाई बायर जो है वो टेक पोजीशन कर लेगा या नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। गुड डिलीवर टू द प्लेस जो उसने बताई होंगी, और टाइम भी बताया होगा कि भाई इस टाइम पे हमें देना है, इस इतनी डिलीवरी देनी है, ये सब चीज़ें उसने बताई होगी। इफ़ इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो नहीं होती एग्जिस्ट, तो वो मैन्युफैक्चर जब होंगी जब उसको डिलीवर करना है। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नॉट टाइम फॉर सेंडिंग इट फिक्स, द सेलर इज बाउंड टू बी विद इन रीजनेबल टाइम। यानी इसका मतलब क्या, आप जैसे मिसाल दे दिए, किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको ये डिलीवर करनी है 1 महीने के अंदर, लेट सपोज कर लो कि 100 टी शर्ट्स का ऑर्डर था, उसने बोला भाई मुझे 1 महीने के अंदर डिलीवरी चाहिए। अब इसके अंदर ये टाइम बाउंड है, अगर टाइम बाउंड नहीं है, जैसे मिसाल दिए उसने बोला भाई मुझे डिलीवरी चाहिए, आप जो भी मुनासिब टाइम हो उसमें डिलीवरी कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि वो डिलीवरी वो 1 साल बाद डिलीवरी करना पहुँच जाएगा, भाई हाँ सही है तुमने 100 शर्ट्स का ऑर्डर दिया था 1 साल बाद, नहीं। रीज़नेबल टाइम का मतलब ये होता है 1 महीना लगा ले, आधा महीना लगा ले, 2 महीने लगा ले मैक्सिमम। रीज़नेबल टाइम का ये मतलब होता है, ये नहीं होता कि ये जो रीजनेबल टाइम लिखा हो ना, इसका ये नहीं होता कि वो आप 10 साल बाद जाके बोल रहे हैं हाँ यार तुमने 10 साल पहले 100 टी शर्ट का ऑर्डर दिए थे, ये लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल्स आर इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर एंड बायर अनलेस एंड अनटिल such third party acknowledge to the buyer that he hold the good of his behalf, यानी मतलब यानी कि जब तक वो डिलीवरी नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, जब तक, अगर जैसे गुड्स जो है वो जैसे मिसाल दी जाए, अक्सर ऐसा होता है कि भाई मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे फला बंदे के पास पड़ी है, मैं वहाँ से लेके, तो अब वो जो थर्ड पार्टी है अब ऐसे तो वो अक्नॉलेज, जब तक वो अक्नॉलेज नहीं देगा बायर को तब तक वो डिलीवरी हो नहीं सकती। प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the operations of issue and transfer of any document of title, यानी मतलब इससे कोई वो मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह कोई मसले वाली बात नहीं है। डिमांड एंड टेंडर ऑफ डिलीवरी may be treated as
inadequate unless made at a reasonable hours. What is reasonable are the question of fact. मतलब मिसाल दे दी है, डिलीवरी जो है वो आपको देनी है। अब जैसे मिसाल दी है डब्ल्यूटी की डिलीवरी जो है वो आप ऑर्डर देते हैं 100 डब्ल्यूटी का, तो वो एक हफ्ते बाद देगा तो वो तो बासी हो जाएंगी, ठीक है। तो रीजनेबल ये होगा कि जाहिर सी बात है कल चाहिए, ठीक है। और अनलेस अदरवाइज एग्री एक्सपेंस और इंसिडेंट टू पुट द गुड्स इनटू द डिलीवरी स्टेट शैल बी बॉन्ड बाय द सेलर। अच्छा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर वो डिलीवरी चार्जेस अगर दे देते हैं, ठीक है, अगर वो ये चीज़ नहीं दे रहा, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सेलर ही बर्दाश्त करेगा हर चीज़। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन तो उसके अंदर साफ लिख देते हैं कि भाई डिलीवरी चार्जेस 100 रुपये होंगे, 200 रुपये होंगे, XYZ जो भी होगा, ठीक है। तो ये है, ये सीन है। अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिख रहा तो जो सेलर है वो ही डिलीवरी चार्जेस बेयर करेगा। ऑक्शन सेल्स, ऑक्शन सेल्स क्या होती हैं? वेयर द गुड्स आर पुट फॉर द सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइमरी फैक्टो डीम टू बी सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, अब जाहिर सी बात है ऑक्शन जब होती है तो बहुत सारी चीज़ों की एक साथ ऑक्शन होती है। अगर आपने कभी ऑक्शन देखी हो तो उसके अंदर कई चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी एक साथ बेची जाती हैं, और हर, लेकिन ये है कि हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है। जैसे मिसाल दी एक गाड़ी ऑक्शन में है तो 100 गाड़ियाँ ऑक्शन हो रही है, तो हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होगा, ठीक है। द सेल्स इज कम्प्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस इट इज़ कम्प्लीट बाय द फॉल ऑफ द हैमर एंड इन अदर customary manner until such announcement is made any bidder can be retract his bid। यानी कि मतलब क्या कि जब तक हथौड़ा हैमर जो है वो अक्सर देखा होगा भाई, हथौड़ा मारते 3 मरतबा, उससे पहले पहले आप अपनी बिड को ख़त्म भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर वो बजा दिया या कोई कस्टम हुआ कि भाई हथौड़ा नहीं कुछ और वो करते हैं कि भाई 3 दफ़ा तालियां बजाएं, लेट सपोज कर लें कि फिर फाइनल हो जाएगी। अब बिडर जो है, जो भी बिडर है, उसने जो भी ऑफर दी हो उससे वो पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। A right to bid may be reserved expressed by or on behalf of seller where such right is expressed and reserved but not to be otherwise। यानी कि मतलब क्या, किसके पास राइट है? राइट है सेलर के पास, ठीक है। और सच एक्सप्रेस इज राइट टू बी और अदरवाइज। सेलर क्या कर सकता है? सेलर और अनदर पर्सन ऑन बिहाफ में सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन हेयर आफ्टर द कंटेंट bid at auction। If the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer। अगर सेल चाहता है कि इसकी प्राइस बढ़ाई जाए, यानी कि मतलब बढ़ाने का कर रहे हैं, तो जो बायर है अगर उसने ख़रीदा है उसको कम प्राइस पे, तो वो उसकी वॉइडेबल है, बायर की मर्ज़ी है। अगर वो उसको कैंसिल करना चाहे कर सकता है, नहीं कैंसिल करना चाहे तो नहीं कैंसिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।